हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। और आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नरेशन। बहुत ही स्टार्टिंग से सीखेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से सीखेंगे और आज का ये नरेशन का हमारा पहला वीडियो होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। आप जिस लेवल का भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो, चाहे वो एकेडमिक लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, हर लेवल के एग्जाम में अगर आपके पास इंग्लिश का पेपर आपको मिलेगा तो वहां पे नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या कई बार इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी बदलने के लिए आ जाता है। तो जब भी नरेशन एक टॉपिक आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले दो टर्म आते हैं जो आप बचपन से सुन रहे होते हो, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो पहले मैं कुछ टर्म क्लियर कर दूंगा और फिर मैं स्टार्ट करूंगा। इसीलिए मैंने पहले से कुछ लिख रखा है ताकि मैं आपको आसानी से ज्यादा चीजें बता सकूं। देखो, एक मैंने प्रोनाउन लिख रखा है और प्रोनाउन में आपको पता होगा, एक चीज तो आपको टेंस पता होना चाहिए। अगर आपको टेंस नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। टेंस बहुत जरूरी है जानना नरेशन पढ़ने से पहले। दूसरा मैंने लिख रखा है प्रोनाउन, ये भी आपको पता होगा बट एक बार रिवीजन के लिए मैंने लिख रखा है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव। और भी केस होते हैं बट तीन ही लिख रखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। लेकिन फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, जिसमें दे प्लूरल होता है। इसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस आई का मी, वी का अस, यू का यू, इस तरह से बनता है। वो जो पजेसिव एडजेक्टिव है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत, तो वो ध्यान रखना। अगर मुझे बोलना है ये आई की किताब है, यानी कि मेरी किताब है, तो माई बुक, ठीक है ना। माई और बुक, बुक हो गया नाउन और माई हो गया एडजेक्टिव। हमारी किताब है तो वी आपका सब्जेक्टिव केस में है, वी की किताब है तो आवर बुक। मान लो आप दो भाई हो, दो बहन हो और आप बोलने चाहते हो कि ये हमारी किताब है तो आवर बुक। इसी तरह ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव बनते हैं। क्लियर? अब इसका क्या रोल है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा देता हूं। अब एक क्वेश्चन देखो, आपके सामने लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। एक्चुअल में ही ने मुझसे कहा, ही यानी कि थर्ड पर्सन, ठीक है। किससे कहा? मी से, यानी कि फर्स्ट पर्सन से। उसने मुझसे कहा कि आई एम योर फ्रेंड। अगर मैंने जो ही ने मुझसे कहा वही बात बोलनी है मुझे, तो मैं उसको डायरेक्ट स्पीच में बोलूंगा। मुझे कॉमा लगाना होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वो बात बिल्कुल वैसी ही लिखनी पड़ेगी जैसा उसने बोला था। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? और इसको जब चेंज करना होता है तो उसे हमें अपनी भाषा में बोलना होता है। जो भी स्पीकर उस टाइम पे बता रहा होता है तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब कुछ और टर्म, जैसे अगर मैं इस टेंस की बात करूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला? क्योंकि एम यहाँ पे मेन वर्ब है, इसीलिए मैंने कहा था टेंस आपको पता होना चाहिए। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। योर कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, ठीक है। अब एक दूसरी बात, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बात लिखी गई है, इसको आप बोलोगे रिपोर्टेड, मतलब जो रिपोर्ट की गई है, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है ना, इसको बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब। जो वर्ब रिपोर्ट कर रही है उसको बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बात लिखी गई है उसको बोलोगे रिपोर्टेड स्पीच। तो ये बात समझ में आ गई। और प्लस अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो बात लिखी गई है, इसका मतलब जो स्पीकर है, जो ये बता रहा है कि उसने मुझसे क्या कहा, वो उसकी बात को हूबहू यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही लाकर रख रहा है। क्लियर? ये कुछ टर्म थे जो आपको समझना था। अब बात आती है कि सर प्रोनाउन का क्या रोल है, आपने क्यों ये चीजें यहाँ पे लिखी हैं, तो इसको समझ लो। ये भी आपने काफी बार पढ़ रखा होगा कि जो अगर फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से, जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, SON बोला जाता है इसको, कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये कहां चेंज होंगे? ये चेंज होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बिल्कुल कोई भी एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। एक, आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए किसी काम का नहीं है। आप प्लीज पहले टेंस पढ़ो फिर आओ यहाँ पे। दूसरा, प्रोनाउन, ये भी आपको पता होना चाहिए बट मैंने एक बार रिवीजन के लिए सारी चीजें लिख दी। तीसरी जो बात थी वो ये बताया मैंने कि ये डायरेक्ट स्पीच है और हमें इसको बदलना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच? तो डायरेक्ट स्पीच में जो बातें बोली गई होती हैं एकदम वही बात कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर लिखी जाती है। जब बोलने वाला यानी कि जो स्पीकर है जो आपको ये बता रहे, जैसे ही ने मुझसे कहा, मान लो ये मैं हूं, मी मतलब मैं,
और ही एक थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है। अब मैं आपको बता रहा हूं जब कैसे, ही सेड टू मी, ही एक थर्ड पर्सन है, आप मुझे सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, और मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। क्लियर हो गया? तो ही ने मुझसे कहा, और ही ने क्या कहा, वही बात अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखूंगा। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब हमें इसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। ठीक, तो पहले कुछ क्वेश्चन आप करते जाओगे, धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा कैसे क्या चीज बदलनी है। देखो, जब भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब में, अब मैं बार बार बोलूंगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रखना, ये बात बोली गई है तो इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और ये उसके में रिपोर्ट की गई तो इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जब भी आपको इसको चेंज करना होगा तो सेड टू को आप चेंज करते हो टोल्ड में, सेड टू को किसमें चेंज करते हो, टोल्ड में, तो आप लिखोगे ही टोल्ड मी। अब इन दोनों बातों को आपको जोड़ना है। अभी क्या था, कॉमा डबल कॉमा लगाए थे। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो टाइप है ना, ये असर्टिव है। कौन सा है, असर्टिव। 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, उसमें एक टाइप होता है असर्टिव। असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, ऑप्टेटिव होता है और इंपरेटिव होता है। तो उसमें एक टाइप होता है असर्टिव। अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आप कनेक्टर दैट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, दैट का। तो ही टोल्ड मी दैट। अब वही बात, आई कौन सा पर्सन है, सर फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट के अनुसार। अभी थोड़ा प्रॉब्लम होगा बट समझना, फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही की वजह से यहां पे सब्जेक्ट क्या लगाओगे, ही। प्रेजेंट टेंस है, उसको पास्ट में ले जाओ, ही वॉज। अब योर है, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके साथ, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के हिसाब से माई फ्रेंड। अब ये बन गया इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये जो वाली बात थी ये थी डायरेक्ट नरेशन में, और ये अब हो गया इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है ना? अब इसको समझाता हूं मैं थोड़ा सा कि क्या लिखा गया। ही सेड टू मी, अगर मैं आपसे बोलूं ये कोई थर्ड पर्सन है, ही सेड टू मी, मैं आपसे बता रहा हूं कि इसने मुझसे कहा, और इसने मुझसे क्या क्या, अगर वही बात बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब ये बात मैं आपको बता रहा हूं अपने शब्दों में, इसने मुझसे कहा कि ये मेरा दोस्त है, तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। अब बात आती है सर टेंस क्यों चेंज हुआ। प्रोनाउन तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब आप बता रहे हो अपनी भाषा में तो प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा, वरना मतलब ही गलत निकल जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि ही ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो इसका मतलब निकल जाएगा कि मैं इसका दोस्त हूं, बट इसने मुझसे कहा था कि ये मेरा दोस्त है। समझ में आ गया? तो ये प्रोनाउन इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि मतलब ना बदल जाए, मतलब गलत निकल जाएगा, दूसरा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो प्रोनाउन वाला चेंज हो गया। अब बात आती है सर आपने टेंस क्यों चेंज कर दिया। यहाँ पे तो आपने सिंपल प्रेजेंट लिखा था, अभी यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, सिंपल पास्ट लिख दिया। समझ में आ गया? तो सर आपने इस टेंस को क्यों चेंज किया कि ये आई एम योर था तो ही वॉज कर दिया। इसको समझने के लिए पहले आप इसको समझो, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, सर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है। अगर मैं पूछूं रिपोर्टिंग वर्ब किस में है तो आप कहोगे पास्ट में। से की सेकंड फॉर्म होती है सेड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है ये भी समझ लो। देखो, जब उसने मुझसे कहा उस टाइम पे कहा, मान लो अभी ये थर्ड पर्सन ही है, ये मुझसे बोल रहा है मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब कुछ टाइम बीत गया, जब मैं ये बात बताने जा रहा हूँ तो वो टाइम तो पास्ट हो जाएगा ना। समझ में आया? जिस टाइम पे इसने मुझसे कुछ कहा है ना, अभी मान लो इसने मुझसे कुछ कहा कि यार मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और अभी थोड़ी देर बाद ये टाइम बीत जाएगा। जब ये टाइम बीत जाएगा तो ये तो पास्ट हो जाएगा। इसकी वजह से हमें उस टाइम के हिसाब से टेंस चेंज करना पड़ेगा। समझ आ गया? उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि वो उस समय तो बोला था तो प्रेजेंट था, ठीक है, लेकिन अभी जब मैं बता रहा हूं तो ये पास्ट हो चुका है, तो मुझे बोलना पड़ेगा ही वॉज माई फ्रेंड। ठीक? आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखो। ही सेड टू मी यू विल हेल्प मी। मैं फिर वही सारी बातें रिपीट करूंगा। सर ही सेड टू मी, इसमें जो सेड टू लिखा हुआ है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, और ये पूरी लिखी गई बात रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर? ठीक है सर, बढ़िया है। सर यू कौन सा पर्सन है, सर यू आपका सेकंड पर्सन है, और मी कौन सा पर्सन है, सर मी आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है? विल हेल्प आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है।
ये सारी बातें क्लियर हो गई। हमने कहा कि जब भी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में ले आओगे तो आप सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस देखो। सर टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा है? असर्टिव। सर इसका क्या मतलब होता है इसको चेक करने का कि ये असर्टिव है इंट्रोगेटिव है? क्योंकि अगर जो टाइप का सेंटेंस होगा उसी टाइप का कनेक्टर लगाओगे। अगर असर्टिव है तो वहां पे कनेक्टर आपको दैट लगाना है, अभी इंट्रोगेटिव होगा तो कनेक्टर चेंज होगा। इसी वजह से आपको टाइप ऑफ द सेंटेंस भी देखना है। अब जैसे ही आपको पता चल गया कि असर्टिव है तो आपको पता है दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टर क्या लगाओगे? दैट। सेड टू को किसमें चेंज करोगे? टोल्ड में। रिपोर्टिंग में इस समय प्रेजेंट में है पास्ट में? सर पास्ट में है, ठीक है ना। अगर ये पास्ट में तो इसका टेंस भी चेंज होगा, ठीक। अब देखो कैसे लिखोगे? ही टोल्ड मी दैट, ये तो किया था अभी पीछे वाले सेंटेंस में, ही टोल्ड मी दैट। अब यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट है मी, अब मी को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा? आई वुड हेल्प, और विल का वुड हो जाएगा पास्ट में, और मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम, ठीक है ना। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। एक बार ध्यान से समझना फिर से, अब यहाँ पे जो ये लिखा गया है, ही ने मुझसे कहा, पहले मैं इसको आपको मीनिंग समझा दूं। ये कोई ही है और आप मुझे सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो और मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन हूं। तो ही ने मुझसे कहा, और क्या कहा? यू विल हेल्प मी। ही ने मुझसे कहा यू विल हेल्प मी, यानी कि इसकी मदद कौन करेगा? मैं करूंगा इसकी मदद। ही मुझसे कह रहा है कि तुम मेरी मदद करोगे। ही ने मुझसे कहा कि तुम मेरी मदद करोगे, यानी कि ही मुझसे मदद चाहता है कि मैं इसकी मदद करूं। तो ही टोल्ड मी दैट आई वुड हेल्प ही, यानी कि हिम। अब अगर मैं यहां पे लिख देता कि ही टोल्ड मी दैट यू वुड हेल्प मी, अगर मैं यही लिख देता यू वुड हेल्प मी, तो इसका मतलब हो जाता, ये जो अभी मैं बोल रहा हूं मैं मदद करूंगा, इसका मतलब हो जाता कि वो मेरी मदद करेगा। ये पूरा मतलब ही बदल जाता, ठीक है। तो ये जो चेंज है प्रोनाउन का चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप प्रोनाउन चेंज नहीं करोगे तो वाक्य का मीनिंग गलत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, बदल जाएगा। वाक्य का टेंस क्यों चेंज करते हैं? तो सर जब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में जाके टेंस चेंज करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हो आप क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो दोबारा जब आप उस बात को बता रहे होते हो तो वो घटना बीत चुकी होती है, उस टाइम की तो होती नहीं है। इसकी वजह से आपको टाइम के हिसाब से टेंस को चेंज करना पड़ता है। अगर इसने मुझसे कहा ही सेड टू मी, ये बात मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब अभी तो नहीं कहा, पहले कहा था। अब जब उस टाइम कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अब थोड़ी देर बाद तो ये पास्ट हो जाएगा ना, हो सकता है वो काम भी हो चुका हो, तो इसी वजह से आपको लिखना पड़ेगा आई वुड हेल्प हिम। ये बात समझ में आ गई? यानी कि अभी तक जो मैंने आपको बात समझाई है वो प्रोनाउन के चेंज को समझाया है। मैंने कुछ टर्म बताया आपको, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, टाइप ऑफ सेंटेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर आपको टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं पता होगा तो कनेक्टर में आप गलती करोगे। आपको तुरंत ध्यान रखना है, असर्टिव है तो कनेक्टर क्या लगाओगे? दैट। रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान रखना है, अगर पास्ट में है तभी टेंस चेंज होगा। ये आगे और अच्छे से बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो भी टेंस है वो पास्ट में चला जाएगा। अब बात आती है सर टेंस चेंज कैसे, कौन सा टेंस किस टेंस में जाएगा, ये आपको धीरे धीरे आगे मैं बताता जाऊंगा। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है? बोलो। तो अब मैं थोड़ा सा टेंस चेंज करना बता दूं आपको, है ना। टेंस कैसे चेंज होगा? देखो, अगर कोई भी टेंस प्रेजेंट में है तो सिंपल सी बात है वो कहां चला जाएगा? पास्ट में। अब जैसे मान लो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो किसमें जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये किसमें चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज। ये ध्यान देना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, पहली बात। दूसरा है, अगर मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो सर, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस आपको चेंज करना ही करना है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो नो चेंज। क्लियर? ये दो बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस है जो अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा, बट ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। टेंस में इससे ज्यादा आपको चेंज मतलब परेशानी नहीं होगी, बाकी सब तो अलग चीज है, बट ये आपको ध्यान रखना, यही टेंस तो मिलेंगे आपको, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा, या तो पास्ट इंडेफिनिट, या तो पास्ट परफेक्ट। 3 ये और 3 ये 6। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज ही नहीं होगा,
परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट तो चेंज नहीं होगा। और फ्यूचर जितने भी है, जैसे विल शैल है तो इसका वुड और शुड हो जाएगा, है ना, वो उसके हिसाब से। जैसे परमिशन है तो शुड होता है, बाकी विल शैल का वुड हो जाता है, ठीक। तो वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में नो चेंज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो सर उसको एक पास्ट ले जाओ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो नो चेंज। आपको दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, टेंस कब चेंज होगा सर, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ना, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में होगा, पास्ट में। सर रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट में, तभी ये चीज चेंज होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं इसको रफ करूंगा और फिर दूसरी बात बोलूंगा। अभी तक जो मैंने सारी चीजें क्लियर की वो एक बार बता दूं कि मैंने आपको प्रोनाउन संबंधी चेंज बताया, ठीक है। प्रोनाउन क्यों चेंज होता है ये बता दिया, क्योंकि अगर आप प्रोनाउन चेंज नहीं करोगे तो वाक्य का मीनिंग बदल जाएगा। टेंस कब चेंज होगा ये बता दिया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अगर पास्ट में होगी तो हम टेंस भी चेंज करेंगे। और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि फिर टेंस नहीं चेंज करेंगे तो फिर वाक्य का मीनिंग गलत हो जाएगा। तो वो किस हिसाब से करेंगे, जो टेंस होगा उससे एक टेंस पीछे चला जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, केवल सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, जैसे इज एम आर है तो वॉज वर लगा दो, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट, और ऐसे करके चेंज कर देंगे। इसके अलावा एक एक टर्म बताया मैंने आपको कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। एंड टाइप ऑफ सेंटेंस आपको ध्यान रखना है नरेशन में कि अगर टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव है तो कनेक्टर आप क्या लगाओगे, दैट। इतनी बात क्लियर है? चलो इसको रफ कर रहा हूं और इसके बाद आगे का मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, ये 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। ही सेड टू मी यू हैव बंगल दिस वर्क, तुमने ये काम खराब कर दिया। बंगल का मतलब होता है काम खराब करना, ठीक है। तो यू हैव बंगल दिस वर्क, टेंस कौन सा है सर, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच में सर असर्टिव है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच जो बात लिखी गई होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। बहुत ध्यान से मेरी बात को बार बार सुनना। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच जो बात लिखी गई होती है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और वो टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, असर्टिव। इसका हमें क्या लेना देना, तो सर अगर असर्टिव टाइप होगा तो हम कनेक्टर के तौर पे इन दोनों को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। सर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, तो सर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस में चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। सेड टू को किस में बदलोगे, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट, क्लियर हो गया। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से जाएगा, तो सर ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यही तो बताया था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा तो मी को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, आई, क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस में है तो आई लगाना पड़ेगा। मी का सब्जेक्टिव केस आई, बहुत ध्यान से सुनना। और हैव बंगल प्रेजेंट परफेक्ट है तो सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस है तो नो चेंज। ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मत कर देना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और क्योंकि पास्ट परफेक्ट से पीछे आप नहीं जा सकते हो। ये सारी चीजें आखिरी तक जाते जाते मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जब नरेशन आगे बढ़ता जाएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझना कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि पास्ट परफेक्ट से पीछे आप नहीं जा पाओगे, है ना, कंपैरिजन से पीछे क्या जाओगे, ठीक। तो हैव बंगल्ड परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आई हैड बंगल्ड। अब ये ध्यान रखना, जिस टाइम पे ये बात बोली गई थी कि मैंने ये काम खराब कर दिया है, इस बात को तो बीते टाइम हो गया। अब अगर इस टाइम पे बोलोगे कि उसने खराब कर दिया था ये वाला काम, तो ये तो उसी टाइम को हो गया ना। जिस टाइम ये बात बोली गई थी कि मैंने ये काम खराब कर दिया है, वो टाइम तो बीत चुका है। इसका मतलब उसने वो काम खराब कर दिया था जो उस टाइम पे हुआ था। इसी वजह से ये जो दिस वर्क लिखा है इसका हो जाएगा दैट वर्क, क्लियर। ये बात समझ में आई, क्योंकि दिस वर्क अगर यहां लिख दोगे तो काम तो खराब हुआ था उस समय, और काम इस समय का कैसे खराब होगा, उसी टाइम का काम खराब हुआ होगा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा आई हैड बंगल्ड दैट वर्क, क्लियर। ध्यान दो, तो यू सेकंड पर्सन है, मी के हिसाब से मैंने आई लगा दिया। ही ने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी दैट। अब ही ने मुझसे क्या बोला था, थर्ड पर्सन ने मुझसे क्या कहा था कि तुमने काम खराब कर दिया, तुमने ये काम खराब कर दिया। अब इस बात को जब मैं अपने शब्दों में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा ही टोल्ड मी दैट, कि मैंने वो काम खराब कर दिया था, क्लियर। अगला देखो, ही सेड द पेशेंट हैड डाइड। सबसे पहले क्या देखो सर, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, क्लियर है। रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टर क्या लगाओगे, दैट। एक बात क्लियर। अब यहां पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब,
सर पास्ट में है, सर बिल्कुल पास्ट में है। सेड लिखा हुआ है, बिल्कुल पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। लेकिन ये तो परफेक्ट है तो टेंस तो चेंज हो ही नहीं पाएगा। सर पास्ट परफेक्ट है ना, हैड प्लस V3, तो अब ये टेंस थोड़ी चेंज होगा। इसका मतलब इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और द पेशेंट आपका थर्ड पर्सन माना जाएगा, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब बात आती है जो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, यहाँ पे सेड टू था और यहाँ पे क्या केवल सेड है। अगर केवल सेड है तो आप दैट लगा के जोड़ दो उसको, ही सेड दैट, सिंपल दैट लगा दो। सेड को कभी टोल्ड में मत बदलना, सेड टू को ही टोल्ड में बदलना। और अगर यहाँ पे टोल्ड लिख रहे हो तो आप अपने हिसाब से एक ऑब्जेक्ट मान लो, जैसे कि उसने मुझसे कहा तो ही टोल्ड मी, आपको मी ऑब्जेक्ट मानना चाहिए अपने हिसाब से, बट वो वाक्य की जरूरत पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि द पेशेंट थर्ड पर्सन है, यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोनाउन चेंज ही नहीं करना है, तो आप कोई पर्सन मानो ही मत, सिंपल लिखो ही सेड दैट द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। एक बार फिर सुनना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और टेंस अगर पास्ट परफेक्ट है तो उससे ज्यादा तो चेंज कर नहीं सकते हो, तो टेंस आप वहां पे चेंज ही नहीं कर पाओगे, चाह के भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। एक और बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू है तब तो उसको टोल्ड में बदलोगे, लेकिन अगर केवल सेड है तो आप दैट लगा के वो बात लिख दोगे, वहां पे फिर सेड को टोल्ड में मत बदलना। हाँ, अगर आपको जरूरत है तो अपने हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लो और सेड टू को टोल्ड में बदल दो, ही टोल्ड मी, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ही टोल्ड मी, वहां पे जो भी एज्यूम करोगे। अगला देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, और क्या कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अगला देखो, सर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, तो सर पास्ट में है, ठीक है। टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। अगर टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव है तो कनेक्टर क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, ठीक है। देखो, ही टोल्ड मी, और यहां लगाओगे दैट। प्रोनाउन कोई है ही नहीं, सिंपल थर्ड पर्सन है, और रिपोर्टेड स्पीच के ही प्रोनाउन को चेंज करना होता है, तो प्रोनाउन भी नहीं है, सिंपल ऐसे लिख दो, द अर्थ। अब यहां पे एक बात ध्यान देनी है कि ये मूव्स राउंड द सन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसको लेके जाओगे पास्ट इंडेफिनिट में तो इसका मतलब हो जाएगा कि अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है, बट ऐसा तो है नहीं, पृथ्वी तो अभी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यहां पे एक बात आपको नोटिस करनी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कुछ इस तरह की बात है जो अभी भी चेंज नहीं हो सकती, मतलब वो बात उस टाइम पे भी वही थी और अभी भी वही है, तो फिर आप उसको चेंज नहीं करोगे। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार सुनो फिर से। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो आपको टेंस चेंज करना पड़ता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो भी टेंस है उसके पीछे आप चले जाते हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चले जाओगे, पास्ट इंडेफिनिट होता तो पास्ट परफेक्ट में चले जाते, और पास्ट परफेक्ट होता तो नो चेंज हो जाता, ठीक। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट या कुछ इस तरह की बात है जो जिस टाइम बोली गई थी और जिस टाइम पे रिपोर्ट की जा रही है उस टाइम पे भी वो सेम ही है, वो बदल नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि अर्थ पहले मूव कर रहा था अब नहीं मूव करेगा, तो फिर उस समय रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज। क्लियर है, मतलब उसका टेंस चेंज नहीं होगा, सिंपल लिखोगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्लियर हो गया, चलो अगला देखो, ही हैज सेड टू मी आई विल किल हिम। सबसे पहले क्या देखेंगे सर, टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, असर्टिव। असर्टिव है तो इसका मतलब कनेक्टर क्या लगाएंगे हम, दैट। क्लियर है, चलो अच्छा है। हैज सेड टू मी, कहीं ऐसा ना बोल देना कि सर ये तो पास्ट है, ये पास्ट नहीं है सर, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी टेंस चेंज होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अलावा प्रेजेंट और फ्यूचर है तो टेंस चेंज नहीं होगा। सर इसका टेंस चेंज नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे हैज सेड टू दे रखा है। अगर आपको टेंस नहीं आ रहा तो वीडियो मत देखो, बंद कर दो तुरंत के तुरंत। हैज सेड टू का मतलब होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो लिखो ही हैज टोल्ड मी, ही हैज टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा है कि दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। प्रोनाउन आपका चेंज होगा क्योंकि प्रोनाउन नहीं चेंज करोगे तो मीनिंग बदलने लगेगा। आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही विल किल, और हिम तो आपका थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में नो चेंज। मैंने बताया ना प्रोनाउन कहां चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच का,
ये आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है और हिम आपका थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। उसने मुझसे कहा है कि वह उसे मार देगा। ठीक है, इसको मैं समझा भी दे रहा हूं क्यों ऐसा हुआ। यहाँ पे ही हैज सेड टू मी, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, उसने मुझसे तुरंत तुरंत कहा है और मैं ये बात आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, तो फिर मैं इसमें टेंस क्यों बदलूंगा। अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट लेते जाऊंगा और मेरे सामने ही खड़ा है, वो मुझसे बोल रहा है ये बात और मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, तो टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में जा नहीं सकता है ना, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में जा नहीं सकता। इसी वजह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। टेंस केवल तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में हो, पास्ट में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज होता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई फैक्ट या कोई भी हैबिचुअल एक्शन ऐसा है जो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, तो फिर वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो केवल एकमात्र कंडीशन है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो टेंस चेंज होगा। उसमें भी अगर पास्ट में होने के बाद यहाँ पे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई फैक्ट है तो वहां पे भी टेंस चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन का चेंज आप हमेशा करते रहोगे, क्योंकि अगर प्रोनाउन का चेंज नहीं करोगे तो टेंस आपका मीनिंग आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब में जो अगर फर्स्ट पर्सन है स्पीच में तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। क्लियर हुआ इतना? चलो अब इसके बाद मैं इसको फिर एक बार रफ कर रहा हूं और आपको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कुछ है नहीं इसमें फिर भी, और 4-5 क्वेश्चन कुछ और सॉल्व करते हैं। तो आपका जो टाइप 1 है, मतलब एक जो तरीका होता है एक नरेशन को समझने का, आई होप कि आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या है कि एक बार फिर से हमारे पास ये 6 सेंटेंस है और हम इनको देखते हैं और आपको पूरा एकदम जो ये पहला पार्ट था ना वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, राम सेज आई एम रीडिंग अ बुक। तो रिपोर्टेड जो स्पीच है वो किस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो भी किसमें, प्रेजेंट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है ना, टेंस वो नहीं बदलेगा। ये बात तो कंफर्म है, तो इसका मतलब टेंस तो वैसे ही रहेगा, बट प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन कौन सा है, आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम आपका थर्ड पर्सन होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। आई का जो चेंज होगा ही हो जाएगा। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, असर्टिव। अगर टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव है तो यहाँ पे कनेक्टर क्या लगाओगे, दैट। और अगर सेज है तो आप ऑब्जेक्ट ना मानो, क्योंकि यहाँ जरूरत भी नहीं है ऑब्जेक्ट मानने की, तो सीधे लिखो राम सेज दैट ही इज। अब एम की जगह पेज लगाओगे, ही इज रीडिंग अ बुक। सर अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे, क्योंकि अगर प्रोनाउन चेंज नहीं करोगे तो मीनिंग एकदम बिल्कुल दूसरा हो जाएगा। राकेश सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, द मून शाइन्स इन द नाइट। ठीक है सर, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में, तो टेंस क्या हो जाएगा हमारा, चेंज होगा। लेकिन एक बार चेक कर लो कहीं फैक्ट तो नहीं है। सर ये तो फैक्ट है, मून तो आज भी चमक रहे हैं, चमकते हैं, तो इसका मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा। बट अगर फैक्ट है, ट्रुथ है, तो इस टाइम पे टेंस नहीं चेंज होगा। और वापस से वही टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कनेक्टर क्या लगाओगे, दैट। लिखोगे राकेश सेड दैट द मून शाइन्स इन द नाइट। नेक्स्ट देखो, रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो किसमें है, सर पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये टेंस हमारा क्या होगा, चेंज होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। कंफर्म है, ठीक है। टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव, तो कनेक्टर क्या लगाओगे, दैट। लिखो राम सेड टू को किसमें चेंज करते हो, टोल्ड में। सेड टू को चेंज करते हो, केवल सेड हो ना तो दैट लगा दो, या फिर ऑब्जेक्ट अज्यूम करके वहां पे टोल्ड मी, टोल्ड अस, जो भी ऑब्जेक्ट मान रहे हो वो लगाओ। तो राम सेड टू को चेंज करो टोल्ड में, राम टोल्ड मी दैट। ही आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। सर थर्ड पर्सन को चेंज करोगे नहीं, ही हैड गॉन, वेंट का हैड गॉन हो जाएगा टू स्कूल। नेक्स्ट देखो, शी सेड टू हर लव इज ब्लाइंड। सर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, बिल्कुल। टेंस चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, लेकिन एक बार चेक कर लो कहीं फैक्ट तो नहीं है। सर फैक्ट है सर, अभी भी ब्लाइंड है, ये तो हमेशा के लिए लव इज ब्लाइंड है ना, अभी भी नहीं, मतलब ये तो हमेशा के लिए लव इज ब्लाइंड। ये तो एक आप बोल सकते हो कि एक कोटेशन है जो हमेशा बोली जाती है, तो इसका मतलब ये टेंस चेंज नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा
शी टोल्ड हर दैट लव इज ब्लाइंड। अगला देखो, दे सेड, रिपोर्टिंग ऑफ किसमें है, पास्ट में, ठीक है। टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसमें चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये बात समझ में आ गया। अब देखो दूसरी बात, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, सेड टू मी नहीं दे रखा है, सेड टू अस नहीं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो एक तो ये हो सकता है कि आप ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लो, दे सेड टू मी, तो दे टोल्ड मी लिख दो, या फिर आप अगर नहीं चाहते हो तो सिंपल लिखो दे सेड दैट, ठीक है। अब टेंस तो चेंज होगा ही, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में। तो टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव, कॉमा इनवर्ट कॉमा जो कनेक्टर के लगोगे दैट। वी आपका कौन सा पर्सन है, पहले बताओ सर। वी हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे हो जाएगा दे वर प्लेइंग हॉकी, क्लियर। दैट दे वर प्लेइंग हॉकी, ये वी फर्स्ट पर्सन था ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से दे है तो दे ही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखो, ही सेड टू देम यू आर हंग्री, तो सर ये सेड टू है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो किसमें है, पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो सर टेंस चेंज होगा, सिंपल इज एमआर है तो सिंपल वॉज या वर लगेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात, सेड टू किसमें चेंज करोगे, टोल्ड में, तो ही टोल्ड देम, कॉमा इनवर्ट कॉमा जो पे दैट। क्यों कॉमा इनवर्ट कॉमा जो दैट लगोगे, सब टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, असर्टिव। असर्टिव है तो यहाँ पे दैट लगोगे। ही टोल्ड देम दैट, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, देम, तो देम का क्या हो जाएगा, दे, और दे की वजह से वर, और इसके बाद हंगरी। इंट्रोगेटिव के नरेशन को समझेंगे कि इंट्रोगेटिव में कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। वहां पे जो कुछ बातें हमने देखी थी वो ये थी कि सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर रहे थे, और अगर सेड है और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि सेड टू है, तब तो टोल्ड में चेंज कर रहे थे। अगर सेड है तो उसको सेड में ही रख रहे थे, या फिर अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट लगा के और तब टोल्ड में चेंज कर रहे थे, ठीक। बट यहाँ पे हम इस चीज को इग्नोर करेंगे, यहाँ पे टोल्ड में नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस चेंज होने की वजह से अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना और रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों में अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो उस टाइम पे हमने लिखा था ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कुछ ऐसा ही मान लो, आई एम योर फ्रेंड नाउ, मान लो ये बोल दिया, ठीक है ना। तो इसका आप चेंज करते हैं, ही टोल्ड मी दैट, कॉमा कॉमा जो कनेक्टर का लगाते हैं दैट। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही, और टेंस आपका बदल जाता है क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ सेड टू है, तो रिपोर्टिंग ऑफ अगर पास्ट में है तो टेंस भी आपका बदलेगा, और प्रोनाउन तो चेंज होना ही होना है। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड देन, नाउ का देन हो जाएगा, योर का माई फ्रेंड हो जाएगा, क्योंकि योर आपका सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये बात हमने पहले वाले वीडियो में पूरे अच्छे ढंग से समझ ली थी। अब हमें ये समझना है कि इंट्रोगेटिव में चाहे सेड हो और चाहे सेड टू हो, इन दोनों के लिए हम आस्क्ड का यूज करेंगे। एक बात, कनेक्टर के तौर पे जो ये कंजंक्शन है यहां पे इंट्रोगेटिव में, असर्टिव में नहीं बट इंट्रोगेटिव में, अगर ये हेल्पिंग वर्ब से है तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही कनेक्टर का काम करेगा। हमें ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो देखो कि अगर हेल्पिंग वर्ब से है तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड ही है तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही कनेक्टर का काम करेगा। जबकि असर्टिव में क्या था कि हम दैट कनेक्टर यूज कर रहे थे, अब हमें हेल्पिंग वर्ब से तो इफ या वेदर, और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड से तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही आपका कनेक्टर का काम करेगा। इसके अलावा प्रोनाउन वैसे ही चेंज होंगे, टेंस वैसे ही चेंज होगा, तो इसके अलावा कुछ और नहीं है। हाँ, आप चाहो तो आस्क्ड की जगह पे इंक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हो, ठीक है ना। आस्क्ड की जगह पे आप इंक्वायर्ड ऑफ का यूज कर सकते हो, वांटेड टू नो यूज कर सकते हो, क्वेश्चन यूज कर सकते हो, अलग अलग चीजें मिलेंगी, बट बहुत ज्यादा कॉमन यूज होने वाला वर्ड है और वो है टर्म है आस्क्ड, ठीक है। और ये पास्ट के लिए है, अगर से होगा तो आस्क होगा, है ना, सेज होगा तो आस्क हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये पास्ट के लिए, अगर सेड टू है, अगर यहाँ पे जैसे ही सेड टू को आप टोल्ड में बदल लेते, और सेज होता तो टेल्स में, से होता तो टेल में, उसी तरह से। चलो, अब ये जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं ये सारे हेल्पिंग वर्ब से ही हैं, और बिल्कुल वैसे ही इनको भी हम चेंज करते जाएंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने लगेगा कि इंट्रोगेटिव के नरेशन हम कैसे करते हैं। जैसे ही सेड टू मी डू यू लाइक मी, तो आपको तुरंत ध्यान रखना है कि ये टाइप ऑफ सेंटेंस जो है ना वो इंट्रोगेटिव है।
बहुत बार नरेशन करते टाइम जल्दी जल्दी में सेट टू को टोल्ड में बदलना है, क्योंकि पहला ही पार्ट आप अच्छे से समझे होते हो, असर्टिव आपको अच्छे से समझ में आ रहा होता है, तो एकदम से दिमाग में एक कीड़ा होता है कि भाई सेट टू को टोल्ड में बदल देना है ना, और कई बार ऑप्शन आप गलत टिक कर दोगे या फिर जल्दी जल्दी में बना दोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। अगर टाइप ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हमें सेट टू को करना है आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड और मी। क्लियर हो गया। अगर केवल सेड होता ना तब भी हम आस्क्ड में चेंज कर लेते, तो ही आस्क्ड मी। अब ये हेल्पिंग वर्ब से है तो आप इफ लगा लो, ठीक है, आपको ये पता ही है। अब एक तीसरी बात जो भी रह गई मुझे बताने के लिए वो ये थी कि देखो असर्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इंट्रोगेटिव में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे ना, जो ये क्वेश्चन मार्क से बने हुए सेंटेंसेस, ये जितने भी रिपोर्टेड स्पीच में है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दे रखे हुए हैं, ये सारे आपके असर्टिव में चेंज होंगे। इसका रीजन सुन लो। रीजन ये है कि जब ये बोले गए थे तब तो मान लो मैंने बोल दिया कि डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी। बट आप ये बात जब जाकर अपने दोस्त से बताओगे उस टाइम पे ये क्वेश्चन नहीं होगा, उस टाइम पे ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, और इसकी वजह से आपको उस क्वेश्चन को असर्टिव फॉर्म में लाना पड़ेगा कि मेरे सर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उन्हें क्या वो मुझे जानते हैं, ठीक है ना, या क्या मैं उन्हें जानता हूं, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी इंट्रोगेटिव के नरेशन आप चेंज करोगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, उन सभी में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपको असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो इंट्रोगेटिव है इसको असर्टिव में लाना है। और ये खासियत होती है सेंटेंसेस में कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता है। आप देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है। और जब इसको असर्टिव में चेंज करोगे तो यही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। यही एक कंडीशन होती है इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करने की। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, ठीक है, और इंट्रोगेटिव क्या होता है, डू यू नो मी। तो आप अगर कहा जाए कि अगर इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करो तो आप इसको ऐसे तो चेंज कर पाओगे कि आई नो यू, और इंट्रोगेटिव क्या था, डू यू नो मी। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, और असर्टिव में चेंज करने के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब यहां लगता तो आई के बाद लगता, और नहीं लगता तो नहीं लगता। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप इसके पॉजिटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हो। अगर यहां पे होता आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, तो इसका इंट्रोगेटिव होता है एम आई राइटिंग अ लेटर। ये बात समझ में आ गई होगी। तो यानी कि तीन चीजें ध्यान रखनी है। कनेक्टर के तौर पे इफ या वेदर, इंट्रोगेटिव को आपको असर्टिव में लाना है, और सेट टू को आस्क में लिख देना है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो देखो, अब बहुत ही आसानी से ये सारे सेंटेंसेस आपके एक बार में खत्म हो जाएंगे। जहां तक आपको केवल समझाना था, जितनी भी बातें मुझे समझानी थी, अब केवल आपको सेंटेंस बनाने हैं। देखो कैसे, ही आस्क्ड मी इफ, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किस हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इफ आई, टेंस से कौन सा है, डू और प्लस लाइक, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। तो इफ आई लाइक्ड, इफ आई लाइक्ड, और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इफ आई लाइक्ड हिम। और वैसे भी देखो, डू यू लाइक था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के लाइक लिखना पड़ेगा, ठीक है, और असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। तो इफ आई लाइक्ड हिम। अगला क्वेश्चन देखो, दे सेड टू मी आर यू हैप्पी टुडे, तो दे आस्क्ड मी इफ। अब देखो आर यू हैप्पी टुडे, तो आपको ये ध्यान रखना है आई एम हैप्पी, इसमें एम ही आपका मेन वर्ब है। इसका पास्ट ले जाओगे तो हो जाएगा आई वॉज हैप्पी, क्योंकि ये जो हैप्पी है वो आई की स्टेट बता रही है, तो ये एडजेक्टिव है, आई एम सैड, आई एम हैप्पी। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आर को, इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करना है। यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट यानी कि मी के अनुसार से। तो दे आस्क्ड मी इफ आई वॉज हैप्पी, इफ आई वॉज हैप्पी। अब मैंने आई वॉज हैप्पी क्यों लिखा, क्योंकि हम ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमें टाइप ऑफ सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है, जो क्वेश्चन मार्क लगा है, उसको असर्टिव में लाना है। तो हमें इसे फुल स्टॉप में लाने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद, वरना वॉज पहले होता। तो लिखना पड़ेगा इफ आई वॉज हैप्पी, और टुडे का हो जाएगा दैट डे, उस दिन। तो बन जाएगा इफ आई वॉज हैप्पी दैट डे। क्लियर है सभी को, आर यू हैप्पी टुडे का। अगला है माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू हैव एनी पेन, अगेन वही हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ। इफ या वेदर आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यू आपका कौन सा पर्सन है,
सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इफ आई, अब देखो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप सोचोगे सर हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, बट हैव आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है। अगर आप लिख दो आई हैव अ पेन, तो इसका मतलब मेरे पास एक कलम है, और इसका पास्ट का रूप क्या हो जाएगा, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम थी। अगर आप लिखते आई हैव रिटन अ लेटर, तब तो हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब होती और रिटन आपका मेन वर्ब होता, बट आई हैव अ पेन में हैव आपका मेन वर्ब है और इसका पास्ट हो जाएगा आई हैड अ पेन। ठीक वैसे ही डिड यू हैव अ पेन में हैव आपका मेन वर्ब है, तो डिड यू हैव एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन थी, तो बनेगा इफ आई। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना होती है, हैड, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हैव की जो थर्ड फॉर्म ले जाओगे, यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट परफेक्ट में ले जाओगे, तो ये हैड में चेंज हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा इफ आई हैड हैड एनी पेन। ठीक है ना, कैसे देख लो, माय फ्रेंड सेड टू को आपने आस्क में चेंज किया, कनेक्टर आपने इफ लगा दिया, टाइप ऑफ सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव था उसको असर्टिव में चेंज कर दिया, तो इफ आई हैड हैड एनी पेन। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हैड हैड नहीं समझ में आएगा, तो इस बात को ऐसे समझना, आई हैव अ पेन का पास्ट होगा आई हैड अ पेन, ऐसे समझ में आ गया। तो डिड यू हैव एनी पेन, तो हैड में जाना ही जाना था। अब ये एक हैड जो एक्स्ट्रा लाया है वो एक्चुअल में ये डिड प्लस हैव कौन सा टेंस है, तो आपको अगर सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अरे डू प्लस V1 होती तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती, डिड प्लस V1 है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गई, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपको ले जाना था पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, तो देखो हैड और प्लस मेन वर्ब हैव ही तो थी, हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। क्लियर, अगला देखो, गीता सेड टू स्मृति, तो गीता आस्क्ड स्मृति इफ, अब अगेन यू वर इल, यानी कि वर यू इल जो इंट्रोगेटिव है, ये अगेन यही वाला है, आई वॉज इल, यू वर इल, तो इल आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये जो इल लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है, यानी कि मेन वर्ब क्या है, वर। अब यहाँ पे देखो, ये तो अभी हैव हैड का बताया, इसका समझ लो, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज या वर आपकी सेकेंड फॉर्म, और बीन आपकी थर्ड फॉर्म होती है, और बीन आपकी आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, एक्चुअल में ये बी वर्ब की फॉर्म होती है, बी का मतलब होता है होना। ठीक है, तो अगर सेकेंड फॉर्म वॉज वर होती है और आपको पता है टेंस पास्ट में चला जाएगा, तो टेंस अगर इसके पास्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, बीन। अगर इज एम आर होता, जैसे यहां पे था इज एम आर यू हैप्पी टुडे, तो हम इसको कहां लेके गए, वॉज में, इज एम आर को कहां लेके चले गए, वॉज और वर में, और ये मेन वर्ब है आर, और ये वर, ये सभी मेन वर्ब है। अब हमें वॉज वर को पास्ट में जाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बीन यूज करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी तक ये जितने भी सेंटेंस रहे हैं, यहाँ पे लाइक मेन वर्ब थी, बट यहाँ पे इज एम आर मेन वर्ब है, और यहाँ मैंने समझा दिया आई एम हैप्पी करके। ठीक है, इस वाले सेंटेंस में भी हैव मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आई हैव अ पेन हैव मेन वर्ब है। अगेन इस सेंटेंस में जैसे आई एम हैप्पी था, इसका पास्ट करोगे तो आई वॉज हैप्पी, और इसको भी पास्ट में ले जाओगे तो बन जाएगा आई हैड बीन हैप्पी, परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बन जाएगा यहाँ पे इफ, और यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो इफ शी हैड बीन इल। अब बात समझ लेते हैं एक बार फिर से कि सर ये हैड बीन कैसे लिख दिया, ये तो बीन इसकी थर्ड फॉर्म है वॉज वर्ब की, बीन तो इस वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन, और प्लस हैड आपने मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगा दिया। ये पास्ट टेंस था, ये पास्ट ऑफ द पास्ट किया, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब, और बीन आपने यहां से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। एक बार सच सच बोलना, समझ में आ रहा है ना। चलो एक आखिरी सेंटेंस देखते हैं, दे सेड शैल वी हेल्प यू, है ना। आई होप कि आप इस चीज को बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अगर आपने पहला वीडियो देख रखा होगा तो। दे सेड शैल वी हेल्प यू, तो दे आस्क्ड। अब देखो वहां पे क्या था, सेड टू को तो टोल्ड में बदल देते असर्टिव में, और सेड को डायरेक्ट सेड लिख के दैट लगा देते थे, क्योंकि सेड को जो है ना ऑब्जेक्ट चाहिए वहां पे, सॉरी टोल्ड को जो है ऑब्जेक्ट चाहिए। आस्क्ड के साथ ऐसा नहीं है, आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखो तो भी काम चल जाएगा। तो दे आस्क्ड, ठीक है, यहाँ पे आस्क्ड मी जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई मतलब यहाँ पे कोई पर्सन होना चाहिए आस्क के साथ। ठीक है, तो दे आस्क्ड, जैसे अभी तक दे आस्क्ड मी था, दे आस्क्ड मी था, दे आस्क्ड मी था, बट यहाँ पे देखो दे आस्क्ड। अब सीधे लगा दो इफ या वेदर। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से,
सब्जेक्ट के हिसाब से, तो दे का दे ही रहेगा। इफ दे, अब देखो यहाँ पे एक दूसरी बात, विल या शैल को आप वुड में चेंज करोगे, और अगर आपको लगता है कि वहां पे थोड़ा फॉर्मल बन रहे हैं, थोड़ा फॉर्मल का मतलब रिक्वेस्ट की बात हो रही है या फिर परमिशन की बात हो रही है, अगर इस तरह का कुछ दिख रहा है तो उस टाइम पे शैल को या विल को आप शुड में भी चेंज कर सकते हो। फिर से सुन लो, विल और शैल को आप वुड में चेंज करोगे, लेकिन अगर आपको लगेगा कि कोई फॉर्मल थोड़ा रिक्वेस्ट या परमिशन है तो आप उस पर कहां पे चेंज कर दोगे, शुड में चेंज कर दोगे। तो इसी वजह से यहां पे इफ दे, ये जो शैल है ना, शैल का शुड होगा, इफ दे शुड, शैल को वुड में नहीं चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मल है कि क्या मैं आपकी मदद करूंगा, शैल वी हेल्प यू, है ना, तो इस वजह से। तो दे आस्क्ड इफ दे शुड हेल्प, और यू आपका सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, आप अपने आप को ऑब्जेक्ट मान लो, तो दे हेल्प मी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, दे आस्क्ड इफ दे शुड हेल्प मी, कि क्या वो मेरी मदद करेंगे। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अभी इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ और फिर मैं इसके जो अगले वाले 4-5 क्वेश्चन है जहां पे आपको इंट्रोगेटिव वर्ड से अगर आपको बनाना हो नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो, तो उसके लिए हम कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी क्या है कि अब हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस है उनके हम नरेशन सीखेंगे कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम उनको चेंज करते हैं। तो अभी तक हेल्पिंग वर्ब से हम सीख रहे थे, तो उसमें इफ या वेदर कनेक्टर यूज कर रहे थे, बट अगर हम इंट्रोगेटिव वर्ड से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहे होंगे तो वही इंट्रोगेटिव वर्ड ही कनेक्टर का काम करेंगे, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। और ये कुछ तरीके होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को पूछने के, या फिर इंट्रोगेटिव में आपको इस तरह की थोड़ी वेरायटी दिख सकती है। यहाँ पे 5 सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसे हम मिसलेनियस में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो, आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग, अगेन वही बात, सर सेड टू को आप आस्क में बदल दो, पास्ट है तो इसमें देखो मैंने प्रेजेंट नहीं रखा, कहीं भी प्रेजेंट में नहीं है, सारी चीजें पास्ट में ही है। अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो हम टेंस नहीं चेंज करते, ये बात हम असर्टिव में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि अगर ये चीज प्रेजेंट में होती तो हमें टेंस नहीं चेंज करना है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो आई आस्क्ड हिम, ठीक है ना, आई आस्क्ड हिम। अब इफ या वेदर नहीं लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड ही कनेक्टर का काम करेगा, तो व्हाट, और हमें ये पता है कि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में लाना है और टेंस चेंज करना है। आर डूइंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाओ। यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो व्हाट ही वाज डूइंग। अगर इसको सीखना चाहो तो ऐसे नहीं ले सकते हो, मैंने उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा था, व्हाट ही वाज डूइंग। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है। अगेन है, आई सेड फादर व्हेन विल यू बाय मी अ स्पोर्ट्स बाइक। देखो मैंने अपने पिताजी से कहा ना, आई सेड फादर व्हेन विल यू बाय मी अ स्पोर्ट्स बाइक, इसका मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं अपने पिताजी से, तो अगेन आई आस्क्ड माय फादर व्हेन, अब यू आपका सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन अगेन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई आस्क्ड माय फादर व्हेन ही, माय फादर के लिए क्या लिखोगे, ही तो लिखोगे, व्हेन ही वुड। अभी बताया था कि विल और शैल को आप, है ना, विल और शैल को आप वुड में चेंज करते हो, लेकिन अगर परमिशन है, थोड़ा फॉर्मल है, तो शैल को आपको शुड में चेंज करना है। इस बात को ध्यान रखना कि विल और शैल को आप वुड में चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा परमिशन है, थोड़ा फॉर्मल है, तो शैल को आप शुड में चेंज कर देना। ठीक है, तो ध्यान दो, आई आस्क्ड माय फादर व्हेन ही वुड बाय, विल का वुड हो जाएगा, व्हेन ही वुड बाय, और मी आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो आई के लिए लिखोगे व्हेन ही वुड बाय मी अ स्पोर्ट्स बाइक। अगला है, सानिया वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज सेड द प्रिंसिपल। यानी कि प्रिंसिपल ने सानिया से पूछा है, तो लिखना पड़ेगा द प्रिंसिपल आस्क्ड सानिया, द प्रिंसिपल आस्क्ड सानिया वेयर, अब यू आपका सेकंड पर्सन सानिया के हिसाब से, तो सानिया को दोबारा लिखना क्या लिखोगे, वेयर सी हैड बीन, हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन ऑल दोज डेज, वेयर सी हैड बीन ऑल दोज डेज, और ये क्वेश्चन मार्क जो है वो असर्टिव में आ जाएगा। अगला है, आई आस्क्ड माय फ्रेंड कैन आई बोरो योर लैपटॉप फॉर वन डे, एंड उसका रिप्लाई आया ही सेड नो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल चीजें जुड़ गई यहाँ पे, तो फिर से अगेन वही है, कैन आई बोरो योर लैपटॉप, है ना,
तो इफ, अब इसको कैन है ना, तो इसको इफ से बनाना पड़ेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया गया है। तो इफ आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई के हिसाब से इफ आई कुड बोरो हिज लैपटॉप। ये एक वेराइटी थी कि आपको अगर ही सेड नो आ जाए तो आपको कैसे चेंज करना है। आई सेड टू को आपने आस्क में चेंज किया, आई आस्क माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर लगाओगे अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो इफ आई आपका फर्स्ट पर्सन, आई के हिसाब से आई ही रहेगा। इफ आई कुड बोरो योर लैपटॉप का मतलब हिज लैपटॉप, योर लैपटॉप सेकंड पर्सन है, माई फ्रेंड के हिसाब से हिज लैपटॉप, ठीक है ना। क्या मैं उसका लैपटॉप ले सकता हूं फॉर वन डे, फॉर वन डे। एंड ही रिप्लाइड या ही आंसर्ड इन नेगेटिव, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। वो जो लिखा हुआ ना ही सेड नो, तो उसको लिखना पड़ेगा एंड ही रिप्लाइड इन नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो आखिरी क्वेश्चन देखो। करण आस्क्ड आई वॉन्ट माई बुक वेयर आर यू गोइंग। अब यहां ध्यान देना, एक ही सेंटेंस में मतलब एक ही नरेशन में आपको असर्टिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है ना। ऐसे भी आपको आता है। करण ने कहा मैं अपनी किताब चाहता हूं और तुम कहां जा रहे हो, ऐसा होता है। आप जनरली आप बात करते टाइम बोल सकते हो, मैं बोल दूं अरे यार मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम लोग कहां जा रहे हो, तो आप जाके अपने दोस्तों से बोलोगे कि मेरे सर ने मुझसे कहा कि वो मुझे पढ़ा रहे हैं और हम लोग कहां जा रहे हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर आस्क्ड बोल दिए तो फिर ये असर्टिव के लिए तो हो नहीं पाएगा, हमें इसके लिए तो टोल्ड चाहिए। तो इस आस्क्ड को हटा दो और लिखो करण सेड। टोल्ड भी नहीं बदल पाओगे, अब टोल्ड क्यों नहीं बदल पाओगे, तो अगेन वही बात आ जाएगी कि सर सेड टू को हम टोल्ड में बदलते थे, सेड को तो टोल्ड में बदलते नहीं थे। तो करण सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन करण के हिसाब से ही वांटेड हिज बुक, ही वांटेड हिज बुक। अगेन ध्यान देना, अगर आप सेड को आस्क्ड में बदल दोगे तो असर्टिव सेंटेंस के लिए आप आस्क्ड यूज नहीं करते हो। अगर आप टोल्ड में बदल दोगे तो सेड टू नहीं है क्योंकि टोल्ड में बदल दो, टोल्ड के बाद आपको पर्सन चाहिए कोई ऑब्जेक्ट के तौर पे, वो है नहीं, तो सेड को सेड में ही रखो, दैट लगा दो या फिर ऑब्जेक्ट मान के टोल्ड में लिख दो। तो करण सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है करण के हिसाब से, ही वांट का वांटेड, तो करण सेड दैट ही वांटेड माई बुक मतलब अपनी किताब, तो माई बुक अगेन फिर से फर्स्ट पर्सन है तो इसी के हिसाब से हिज बुक। करण सेड दैट ही वांटेड हिज बुक एंड फर्दर आस्क्ड, और इसके अलावा पूछा, फर्दर आस्क्ड वेयर। अब उस आस्क्ड को जो बोल रहे थे ना, अब यहां पे लिखो इस इंट्रोगेटिव के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पे जो इंट्रोगेटिव है इसके अलावा उसने ये पूछा फर्दर आस्क्ड वेयर, यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है तो पक्का मुझसे पूछा होगा। एंड फर्दर आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, इसको असर्टिव में चेंज कर दो, एंड फर्दर आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, और काफी लोगों को पता होगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हो तो आपके लिए बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट और कमांड, इन सब चीजों को दिखाते हैं और हमेशा वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात की जाए इंपरेटिव सेंटेंस की तो ये हो गया आपके ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन या फिर कमांड, ठीक है। इस तरह की चीजों के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। इसके अलावा इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। ये दो बातें हैं जो आपको समझनी होगी। जैसे मान लो मैंने लिखा एक सेंटेंस हेल्प द पुअर, तो इसका मतलब हो गया कि गरीबों की मदद करो, और ये मैं हमेशा सामने वाले से बोलूंगा, हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, और या तो एडवाइस या तो रिक्वेस्ट या तो सजेशन या तो कमांड, इस तरह की चीजें इस सेंटेंसेस में आपको मिलेगी। अब इनका इनका नरेशन बनाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे मान लो मैंने लिखा आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, तो मैंने लिखा कि मैं एक पत्र लिखना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझना, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। तो इसमें वॉन्ट जो है ना वो हमारी मेन वर्ब है, और टू प्लस राइट ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये जो मेन वर्ब है इस पे सब्जेक्ट और टेंस का असर पड़ेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब पे सब्जेक्ट और टेंस का असर नहीं पड़ेगा। ये मैं मान के चल रहा हूं, तो आपको इतनी सारी बातें पता होंगी, ठीक। अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूं तो देखो लिखना पड़ेगा ही वॉन्ट्स टू राइट
अ लेटर। अब की बार मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, ही लिखा, तो अब की बार वांट का क्या बन गया, वांट्स बन गया। बट देखो नॉन फाइनाइट टू राइट का टू राइट ही रहा, तो जिन वर्ब पे प्रभाव नहीं पड़ता है वो बन जाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती हैं, उसमें से एक होती है इंफिनिटिव, और ये जो हमारी 2 + V1 है वो क्या है, इंफिनिटिव है, और ये हमारी बन गई मेन वर्ब। अब दूसरी बात जो समझनी है वो ये समझनी है कि वांट का मेन सब्जेक्ट कौन है, आई, मतलब चाहता कौन है, आई, और लिखेगा कौन, आई। अब यहीं पे समझना था, देखो आई चाहता है और लिखेगा कौन, आई वांट टू राइट अ लेटर, यानी कि इस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट आई है और वांट का भी सब्जेक्ट आई है। अब मैंने एक तीसरा सेंटेंस लिखा, आई वांट यू टू राइट अ लेटर। अब थोड़ी सी बात बदल गई, अब इस मेन वर्ब का तो सब्जेक्ट आई है, बट इस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट आई नहीं है, अब इसका सब्जेक्ट यू है। मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू राइट अ लेटर, मैं चाहता हूं कि तुम एक पत्र लिखो, आई वॉन्ट यू टू राइट अ लेटर। तो यहां पे सिर्फ समझने वाली बात ये थी कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, अगर इनके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, डायरेक्ट मेन वर्ब है उसके पहले सब्जेक्ट है, तो जो उस मेन वर्ब का सब्जेक्ट होगा वही उस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होगा। अगर ऐसा नहीं है, कोई नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले सब्जेक्ट दे रखा है, तो फिर उसका जो मेन सब्जेक्ट, मेन वर्ब का जो मेन सब्जेक्ट है वो उस नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, उसके लिए सब्जेक्ट यू होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो सीधी सी बात है, एक लाइन में समझो। अगर मैंने लिखा आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, तो मैं चाहता हूं और लिखेगा कौन, मैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए सब्जेक्ट आई है। आई वॉन्ट यू टू राइट अ लेटर, अब ऐसा नहीं है, वॉन्ट के लिए तो सब्जेक्ट आई है, बट टू राइट के लिए सब्जेक्ट यू है। मैं चाहता हूं कि तुम एक पत्र लिखो। ये बात समझ में आ गई? चलो, अब ये जो समझना था इतनी सी बात थी। अब यहां से हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस लिखना चालू करते हैं और उसके हम नरेशन को चेंज करेंगे। जैसे मान लो लिखा, माई फ्रेंड said to me, wash your face, अपना चेहरा धुल लो, wash your face। तो सबको पता है कि ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से शुरू है, वॉश से, है ना, वर्ब से शुरू है, तो फिर इंपेरेटिव सेंटेंस, और ये एक एडवाइस हो जाएगा। अगर अपना चेहरा धुल लो तो ये एक तरह का एडवाइस हो गया। तो फिर आप इसको कैसे बनाओगे, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी। अब देखो, अभी तक जो असर्टिव सेंटेंसेस थे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे, वहां पे हम कनेक्टर दैट लगा रहे थे, या फिर इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर लगा रहे थे, या इंट्रोगेटिव वर्ड ही कनेक्टर का काम कर रहा था। और अगर आपको ध्यान हो, जैसे माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहां पे देखो दैट के बाद ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एक पूरी क्लॉज लिखी गई। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी आप पूरी क्लॉज लिखते थे, यहां पे पूरी क्लॉज नहीं लिखनी है। अगर पूरी क्लॉज नहीं लिखनी है तो इस वर्ब को नॉन फाइनाइट बना दो, इस वर्ब को क्या बना दो, नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट बनाने के लिए कनेक्टर क्या लगा दो, टू। जब टू लगाओगे और ये वॉश लगाओगे तो ये बन जाएगा इंफिनिटिव, बन जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये वाली जो बात मैंने अभी समझाई थी वो देखो यहां पे समझ में आ जाएगी। माई फ्रेंड एडवाइज मी टू वॉश माई फेस। अब समझने वाली बात ये है कि चेहरा कौन धुलेगा, मैं। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया, और देखो इसके लिए अब मेन सब्जेक्ट कौन बन गया, ये बन गया मी। माई फ्रेंड एडवाइज मी टू वॉश माई फेस। अगर मुझे समझाना होता तो मैं सिर्फ इतनी बात बोल देता कि देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव नरेशन बनाते समय आपको केवल कनेक्टर टू लगाना है, जो कि आपको किताबों में मिल जाएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के नरेशन बनाते समय आपको कनेक्टर टू लगाना है, और कनेक्टर टू लगा के आप नरेशन जोड़ दो। दोनों, मतलब जो डायरेक्ट नरेशन है, सॉरी, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उन दोनों चीजों को जोड़ दो और वहां से आपका नरेशन बन जाएगा। बट जो समझने वाली बात थी कि क्यों हमने इसको नॉन फाइनाइट बना दिया, क्योंकि फिर हमें क्लॉज में तो लिखना नहीं है। अगर क्लॉज में लिखना होता तो हमें फिर यहाँ कनेक्टर दैट लगाना पड़ता, कोई कंजंक्शन लिखना पड़ता। ठीक है, हमें क्लॉज में लिखना नहीं है, हमें नॉन फाइनाइट बनाना है। इसको नॉन फाइनाइट बनाने का मतलब है यहाँ पे टू लगा दो, इसी वजह से यहाँ पे टू कनेक्टर लग जाएगा। तो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू वॉश माई फेस। अगला देखो, एक और देख लो, एक और लिखा, माई फ्रेंड said to me, please help me in solving these questions। चलो, तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये मतलब ये नरेशन है कि माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज हेल्प मी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो साफ लग रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट है, मेरा दोस्त कह रहा है प्लीज यार मेरी मदद करो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अब की बार क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो बना दो माई
फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज को हटा देंगे, अब वही है फिर से समझने के लिए सिर्फ इतना है कि इसके साथ आप टू लगा दो, टू हेल्प हिम इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। और बाकी सारी चीजें वैसे ही चेंज होगी, दीज का दोज हो गया, और ये प्रोनाउन मी था, फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से तो हिम हो जाएगा माय फ्रेंड के लिए। मेरे दोस्त ने रिक्वेस्ट किया मदद कि मैं उसकी मदद करूं, टू हेल्प हिम इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। तो कुल मिला जुला के जो इंपरेटिव के नरेशन आप चेंज करोगे तो उसमें सीधी सी बात है कनेक्टर आपको टू लगाना है। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी अभी तक। और क्यों लगाना है और कैसे लगाना है ये बात आपको यहां से समझ में आ गई होगी। समझ आ गया? तो इन दो क्वेश्चंस की हेल्प से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम डिफरेंट स्ट्रक्चर करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस के जो नरेशन को हम चेंज करते हैं उसके लिए। यहां से सबको बात समझ में आ गई है कि अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस है तो वो क्या होता है। इसके अलावा अगर इंपरेटिव सेंटेंस के नरेशन जब हम चेंज करते हैं तो वहां पे नॉन फाइनाइट वर्ब बना देते हैं उस वर्ब को, और ऐसा बना देने से वाक्य क्यों सही हो जाता है वो यहां पे समझा दिया। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर एंड आई वॉन्ट यू टू राइट अ लेटर। एक्चुअल में इस वॉश वर्ब को हम नॉन फाइनाइट बना देते हैं, तो माई फ्रेंड एडवाइज मी टू वॉश माई फेस। ठीक है, अब ऐसा करने से हमें यहाँ पे एडिशनल क्लॉज नहीं लिखनी पड़ी, हमें दैट नहीं लगाना पड़ा, कनेक्टर नहीं यूज करना पड़ा, इसी वजह से हम कनेक्टर यूज भी नहीं करते। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब आगे जितने और स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जितने और क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। चलो देखो, अब आगे जो क्वेश्चन है, आ जाओ। चलो अभी मैंने दो सेंटेंसेस लिख दिए हैं और ये है कि द प्रिंसिपल सेड बॉयज स्टैंड अप, द प्रिंसिपल सेड बॉयज हेल्प द पुअर। पहले इन दोनों सेंटेंसेस के डिफरेंसेस को समझ लेते हैं कि देखो यहाँ पे बॉयज के बाद कॉमा लिखा हुआ है और यहाँ बॉयज के बाद कॉमा नहीं लिखा हुआ है। इसकी वजह से इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस ये है कि जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो आपका बन जाएगा इंपरेटिव में, और जो नीचे वाला सेंटेंस है वो बन जाएगा असर्टिव में। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगाने की वजह से एड्रेस करने लगा। प्रिंसिपल ने कहा बच्चों, अब ये कॉमा लगा हुआ है तो ये एड्रेस कर रहा है, बच्चों को एड्रेस करते हुए बोल रहा है खड़े हो जाओ। तो अभी मेन जो सेंटेंस है वो स्टैंड अप ही है, तो इसकी वजह से बन गया इंपरेटिव सेंटेंस। बट ये जो नीचे वाला सेंटेंस है द प्रिंसिपल सेड बॉयज हेल्प द पुअर, ये वाला हमारा असर्टिव है। प्रिंसिपल ने कहा बच्चे गरीबों की मदद करते हैं, बट ये फैक्ट नहीं है, जनरल कोई फैक्ट नहीं है, बस उस टाइम के लिए है कि बच्चे गरीबों की, ये जो बच्चे हैं ये गरीबों की मदद करते हैं। ठीक, अब वही बात है, अगर इंपरेटिव है तो फिर वही स्टैंड अप को नॉन फाइनाइट बना दो, और असर्टिव है तो फिर दैट लगा के इस क्लॉज को चेंज कर दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट कर दो, तो बन जाएगा द प्रिंसिपल। अब ये ऑर्डर हो जाएगा एक तरह का, तो ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप। फिर समझ लेना, अगर बॉयज के बाद कॉमा लगा दिया था तो इसकी वजह से इंपरेटिव बन गया, और यहाँ बॉयज के बाद कॉमा नहीं है तो ये असर्टिव बन गया। यहाँ बॉयज के बाद कॉमा लगाने की वजह से ये एड्रेस करने लगा बच्चों को, और यहाँ कॉमा नहीं लगने की वजह से ये बन गया असर्टिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा। द प्रिंसिपल सेड दैट, अगर सेड टू नहीं दिखा तो सेड लगा के सिर्फ दैट लगा के क्लॉज बना दो, दैट बॉयज हेल्प्ड द पुअर, बच्चों ने गरीबों की मदद की थी। अब की बार देखो दैट कनेक्टर लगा के मैंने पूरी क्लॉज जोड़ी है, बॉयज हेल्प द पुअर, और यहाँ क्या था, प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया बच्चों को टू स्टैंड अप। समझ में आ गया, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप, द प्रिंसिपल सेड दैट बॉयज हेल्प द पुअर। ये दोनों सेंटेंस अगर समझ में आ गए तो एक बार फिर से मैं इनको रफ कर रहा हूं, क्लियर है सभी को। दो सेंटेंसेस में ये था कि पहला वाला सेंटेंस हमारा इंपरेटिव था और दूसरा वाला असर्टिव था। पहला वाला इंपरेटिव इसलिए था क्योंकि वहां पे कॉमा लगा हुआ था, इसलिए बॉयज को एड्रेस किया जा रहा था। दूसरा वाला इसलिए असर्टिव था क्योंकि वहां कॉमा नहीं लगा है, तो वो एक जनरल स्टेटमेंट बन गया। और फिर बॉयज हेल्प द पुअर, ये एक उस टाइम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बन गया। अगर नरेशन में चेंज करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा, क्योंकि कोई जनरल फैक्ट नहीं है, कोई ट्रुथ नहीं है। ठीक है, चलो अब एक बार हम थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस में। जैसे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट
ऑयली फूड। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि ऑयली फूड मत खाओ, ठीक है। तो डॉक्टर ने एक तरह से क्या किया, पेशेंट को एडवाइस किया होगा, तो लिख लो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब अगर लगाओगे टू नॉट ईट तो क्या हो जाएगा ना, 2 + v1 इंफिनिटिव होता है, और 2 + v1 इंफिनिटिव एक फॉर्म है, इसके बीच में नॉट जबरदस्ती नहीं लगाते, इस नॉट को फिर हमें इंफिनिटिव के पहले लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इसी वजह से ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा नॉट टू ईट। एक बार फिर ध्यान रखना, आप टू कनेक्टर लगा रहे थे और टू कनेक्टर लगा के वो डोंट ईट है तो नॉट ईट लिख दोगे, बट इस बात का ध्यान रखना कि 2 + v1 इंफिनिटिव बनने लग रहा है वहां पे, जब हम नरेशन में चेंज कर रहे हैं तो नॉट को इंफिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना चाहिए, तो फिर नॉट को उसके पहले लिखो और सही स्ट्रक्चर यही बोला जाएगा, नॉट टू ईट। और अगर आपको सिखाया जाता तो आपसे डायरेक्ट बोल जाता कि जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंटेंसेस के नरेशन को चेंज करोगे तो वहां पे सिर्फ नॉट टू कनेक्टर लगा दो, और अगर पॉजिटिव है तो टू कनेक्टर लगा दो। देखो, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट ऑयली फूड। एक तरीका ये हो गया बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी चीज के लिए वर्ड यूज कर सकते हो, फॉरबिड। फॉरबिड मतलब होता है मना करना, फॉर्म होती है फॉरबिड, फॉरबिड और फॉरबिडन। तो बन जाएगा द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट, द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट। अब फॉरबिड का मतलब मना करना, तो इस नॉट को यहां से हटा दो, अब नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को मना किया कि वो ऑयली फूड न खाए, टू ईट ऑयली फूड। समझ आ गया? एक और देख लो, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट टॉक नॉनसेंस। टीचर ने बच्चों से कहा कि नॉनसेंस बातें मत करो। अब देखो, ये यहां पे एडवाइस भी हो सकता है बच्चों के लिए, ये यहां पे ऑर्डर भी हो सकता है। अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस में ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, तो एक और वर्ब है वहां पे, आस्क। आस्क का मतलब पूछना भी होता है और आस्क का मतलब कहना भी होता है। तो अगर आप पॉजिटिव सेंस में लिखोगे तो आस्क का मतलब कहना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर सकते हो। देखो, जब भी आपको लगे कि आप मतलब कई बार ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जैसे फादर सेड टू मदर, है ना। अब फादर सेड टू मदर है ना, तो वहां पे तो फिर रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन नहीं आपको समझ में आएगा, तो वहां पे आस्क हो जाएगा कि पिताजी ने माताजी से कहा, भाई ने बहन से कहा, ठीक। अब यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो कि ये सर एडवाइस भी तो हो सकती है कि नॉनसेंस मत बातें करो, या फिर ऑर्डर भी हो सकता है, बहुत क्लियर नहीं है तो आस्क लगा दो। द टीचर आस्क द बॉयज, बच्चों से कहा, क्या कहा, नॉट टू टॉक नॉनसेंस। क्लियर है? अब इस बात का ध्यान रखना कि इस इंफिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना है, नॉट को इस टू टॉक के बीच में नहीं रखना है। इसके अलावा एक और तरीका है निगेटिव वाले को, क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट फॉर्म इसकी फॉरबिड होती है, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। द टीचर फॉरबिड द बॉयज, और नॉट को जो है यहाँ पे ड्रॉप कर दो, द टीचर फॉरबिड द बॉयज टू टॉक नॉनसेंस। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक आखिरी सेंटेंस और देख लो इसमें, चलो। अगर जल्दी मिट गया होगा तो वीडियो पीछे करके पॉज कर लेना और वापस से इसको देख लेना। एक आखिरी सेंटेंस देख लो, माई टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्या चेंज है इसमें, इसमें चेंज ये है कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि मेहनत करो, तो ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है। यू विल श्योरली सक्सीड, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। यानी कि दोनों सेंटेंस आपके मिक्स हो गए हैं और आपको इन दोनों को बनाना है। तो इनको बनाने का तरीका बहुत आसान है, जो असर्टिव वो असर्टिव बना दो, जो इंपरेटिव वो इंपरेटिव बना दो और उसको ऐसे ही जोड़ दो। पहले सेट टू को बदलो, क्योंकि इंपरेटिव है तो पहले लिख दो माई टीचर एडवाइज्ड मी, माई टीचर एडवाइज्ड मी, और क्या कहा मुझे, एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। इतना तो क्लियर है। और ये ध्यान रखना, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, इन सब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना, एडवाइज टू मत लिख देना, रिक्वेस्टेड टू मत लिख देना, ठीक है, ऑर्डर टू मत लिख देना। ये तीनों में ध्यान रखना, रिक्वेस्ट, एडवाइज और ऑर्डर, इन तीनों के साथ आपको टू नहीं लिखना है, बहुत ध्यान रखना, गलती हो जाएगी फिर। तो माई टीचर एडवाइज मी टू वर्क हार्ड एंड टोल्ड मी दैट, और इसके अलावा, या तो फिर यहां पे लिख सकते हो एंड फर्दर टोल्ड मी, फर्दर मतलब इसके अलावा, एंड टोल्ड मी दैट, अब यूज सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मुझे कहा तो आई, विल का वुड, श्योरली सक्सीड, बन गया।
सक्सीड मतलब सफल होना, मेन वर्ब होती है सक्सीड। कभी सक्सेस मत लिख देना, वहां पे कई बार विल के साथ आप सक्सेस लिख के सेंटेंस बना देते हो, यू विल सक्सेस। क्लियर? तो माय टीचर एडवाइज्ड मी, एडवाइस टू मत लिखना, ऑर्डर टू मत लिखना, कमांड टू मत लिखना, ये ध्यान रखना। माय टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, ये आपका इंपरेटिव बन गया। इंपरेटिव सेंटेंसेस के जब आप नरेशन चेंज करोगे तो कनेक्टर टू लगाओगे, जिससे नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएगी। तो मेरे टीचर ने मुझे एडवाइस किया कि मैं मेहनत करूं, एंड फर्दर टोल्ड मी, इसके अलावा मुझे कहा दैट आई वुड श्योरली सक्सीड। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? चलो अब इसके अलावा कुछ लेट वाले सेंटेंसेस है, उसको देख लेते हैं एक बार, है ना। ये जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं ये भी आपके इंपरेटिव में ही आते हैं, लेट और लेटस, ठीक है, जिसको आप लेटस बोलते हो। अगर ये वाले सेंटेंसेस होंगे तो इनके पैसिव बनाते समय में क्या ध्यान रखना है, अब इसकी बात भी थोड़ी कर लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है माय फ्रेंड सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट। मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा चलो क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब एक तरह से ये हो गया कि मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेशन किया कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा लेट अस प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। तो फिर जब भी लेटस वाले वाक्य होंगे, जब भी लेटस वाले वाक्य होंगे तो यहां पे आप इसको चेंज कर देना सजेस्टेड में, ठीक है ना। ये क्योंकि प्रपोजल होता है, जब भी बोलते हैं लेट अस प्ले क्रिकेट तो ये एक प्रपोजल, एक सजेशन है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप सजेस्टेड और प्रपोजल में, प्रपोज में चेंज कर देना, माय फ्रेंड सजेस्टेड। अब यहां पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, सजेस्टेड मी करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सजेस्टेड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप ऐसे ध्यान रखना, किसी भी पर्सन के लिए सजेस्टेड कभी ट्रांजिटिव नहीं होगी, इंट्रांजिटिव फॉर पर्संस, ध्यान रखना। पर्संस के लिए कभी ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पे मी नहीं लिखना है, आपको हमेशा लिखना है सजेस्टेड टू मी। बात समझ में आ गई? माय फ्रेंड, अभी यहाँ पे क्या था, एडवाइस था, रिक्वेस्ट था, ऑर्डर था, या डायरेक्ट पर्सन आप लिख सकते थे। माय फ्रेंड सजेस्टेड मी नहीं हो सकता कभी भी, है ना। माय फ्रेंड सजेस्टेड समथिंग हो सकता है, बट समबडी नहीं हो सकता है, ठीक। तो माय फ्रेंड सजेस्टेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया दैट। अब क्योंकि इसको आप इसका मतलब समझना कि है कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, ये एक सुझाव है, और एक ऐसे तरीके से समझ सकते हो कि सजेस्ट के साथ आपको शुड का ही स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। जो सजेस्ट वर्ड है या प्रपोज वर्ड है, इसके साथ आपको शुड का स्ट्रक्चर ज्यादातर आपको मिलेगा, और ये एक फॉर्मेट होता है लिखने का। सजेस्ट और प्रपोज के स्ट्रक्चर को लिखते टाइम आपको ध्यान रखना होता है कि वो एक सजेशन या प्रपोजल ही दिखाते हैं, और उसके लिए आपको शुड मॉडल का यूज करके उस सेंटेंस को लिखना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो लेटस वाले वाक्य हैं, जैसे लेट अस प्ले क्रिकेट, तो वहां पे लिखोगे माय फ्रेंड सजेस्टेड टू मी दैट वी, मुझसे कहा है, मेरे दोस्त ने किससे कहा, मुझसे कहा। तो मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि हमें वी शुड प्ले क्रिकेट। एक बार फिर इस बात को समझ लें। सबसे पहली बात ये कि सेड टू को जब सजेस्टेड में चेंज करोगे तो एक्चुअल में सेड को ही सजेस्टेड में करोगे, क्योंकि जैसे सेड इंट्रांजिटिव वर्ब है ना किसी पर्सन के लिए, उसी तरह से सजेस्टेड भी इंट्रांजिटिव हो जाएगी किसी पर्सन के लिए। तो डायरेक्ट अगर मी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, बट ये रिक्वेस्ट ऑर्डर एडवाइस में ऐसा नहीं था, बट यहाँ पे है सजेस्टेड और प्रपोज्ड के साथ आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट पर्सन नहीं लिखना है, इंट्रांजिटिव है फॉर पर्संस। तो माय फ्रेंड सजेस्टेड टू मी, फिर दैट लगा दिया कनेक्टर। अब दैट लगाया तो पूरी पूरी क्लॉज लिखनी पड़ी, और क्लॉज यही हो गया, लेट अस प्ले क्रिकेट का मतलब हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, और सजेशन का मतलब ही होता है ना, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो देयर, कि हमें वहां जाना चाहिए। जब भी आप सजेशन या प्रपोजल दोगे तो वो वाला जो स्ट्रक्चर लिखोगे वहां पे शुड के साथ आपको क्लॉज बनानी पड़ती है। इसकी वजह से इसका नरेशन चेंज करते टाइम यहाँ पे दैट कनेक्टर लगा के वी शुड प्ले क्रिकेट आपको लिख देना चाहिए। क्लियर हो गया? चलो अब एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं लेट में। लिखा हुआ है कृष्णा सेड टू अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन से कहा लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए वाइल। ये जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं ना, लगभग सभी सेंटेंसेस हैं तो आपके कंपटीशन के, बट ये आए हुए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th और क्लास 10th के एग्जाम में। लगभग जितने सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं या तो ये यूपी बोर्ड क्लास 12th के एग्जाम में पूछे गए नरेशन में, और या क्लास 10th में पूछे गए।
तो मेरे सॉरी कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो यही रुकते हैं, लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। तो बहुत आसान है, कृष्ण ने अर्जुन को एक तरह से प्रपोजल दिया या सजेशन दिया। तो कृष्णा या कृष्ण सजेस्टेड टू अर्जुन, और कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, दैट, अब यहां वी मत लिख देना, वी में मतलब मैं आ जाऊंगा और मतलब जो भी नरेशन बना रहा होगा वो आ जाएगा, तो वी तो गलत हो जाएगा, यहां पे लिखना दे। यहां पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, और इसके लिए नरेशन की प्लेलिस्ट में मैंने एक मिसलेनियस का पार्ट बना रखा है, वो वाला वीडियो आप देख लेना छोटा सा जाके, है ना। वहां पे कैसे आप प्रोनाउन चेंज करते हो, तो यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कृष्णा ने अर्जुन से कहा दैट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। अब यहां पे मैं समझा दूं एक बार, देखो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो यहीं रुकते हैं। अब मैं ये बात आपको बता रहा हूं ना कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उन्हें वहां पे रुकना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को ये सुझाव दिया, अगर मैं बोलूंगा कृष्ण ने अर्जुन को सुझाव दिया कि हमें वहां रुकना चाहिए, तो उसमें मैं भी आ जाऊंगा। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को सुझाव दिया कि उन्हें वहां रुकना चाहिए, इसकी वजह से यहां दे हो पाएगा। और फिर मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है कि सर यहाँ पे प्रोनाउन नहीं समझ में आया, तो उसके लिए एक वीडियो मैंने बना रखा है प्रोनाउन के लिए ही, वो नरेशन में ही पड़ा हुआ है, छोटा सा पार्ट है, उसको आप जाके देख सकते हो। एक और देख लो, अर्जुन सेड टू गुरु द्रोण, लेट मी एम एट द आई ऑफ द बर्ड, मुझे चिड़िया की आंख पे निशाना लगाने दो, लेट मी एम एट द आई ऑफ द बर्ड। तो एक तरह से अर्जुन ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, है ना। अर्जुन रिक्वेस्टेड गुरु द्रोण, अगर देखा जाए तो अर्जुन रिक्वेस्टेड गुरु द्रोण। अब ये लेट मी है ना, मुझे ऐसा करने दो, तो फिर वही टू लगा दो, अर्जुन रिक्वेस्टेड। अब देखो रिक्वेस्टेड है तो इसके बाद टू नहीं लगाना है, रिक्वेस्ट ऑर्डर, और ये जो एडवाइस था वो ट्रांजिटिव है पर्सन के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा गुरु द्रोण। अब वही है, फिर नॉन फाइनल बना दो टू लगा के, टू लेट हिम, मी फर्स्ट पर्सन है, अर्जुन के हिसाब से हिम हो जाएगा, टू लेट हिम एम एट द आई ऑफ द बर्ड। अगर लेटस वाला है तब तो आप शुक से बनाना, अगर लेट वाला है तो वहां पे फिर से टू लेट हिम एम एट द आई ऑफ द बर्ड। हाँ, अगर इसके अलावा चाहो तो आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते थे, अर्जुन रिक्वेस्टेड गुरु द्रोण दैट ही शुड बी अलाउड, उनको अलाउ। कई बार आपको नरेशन में इस तरह से मिल जाएगा, ऑप्शन सी वाले नहीं मिलेंगे, तो वहां पे जो कंपटीशन में आते हैं वहां पे मैं बात कर रहा हूं। बनाने के लिए तो आप ऐसे बना सकते हो, क्लास 12th में, क्लास 10th में अगर आपको ये आता है बनाने के लिए, तब तो आप ऐसे बना दो। जब आप कंपटीशन के एग्जाम्स दोगे वहां पे 4 ऑप्शंस होंगे, कई बार ये ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, तो कई बार उनके भाव को समझ के आपको नरेशन के सही आंसर लगाने पड़ते हैं, या पैसिव वॉइस में। तो वहां पे लिख सकते हो अर्जुन रिक्वेस्टेड गुरु द्रोण दैट ही शुड बी अलाउड टू एम एट द आई ऑफ द बर्ड, या ही माइट बी अलाउड, उन्हें अलाउ किया जाना चाहिए। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। तो ये हमारे इंपरेटिव के नरेशंस थे, ठीक है। आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अभी आपके सामने ये 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये पांचों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जांपल है, और इनके हम नरेशन को चेंज करेंगे, यानी कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में समझ लेते हैं, और वो ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या है। एक्चुअल में जब हमें अपने सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग को दिखाना हो तो हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। कई बार हम जब बहुत सरप्राइज होते हैं, बहुत शॉक होते हैं, उस टाइम पे हम जो सेंटेंसेस यूज करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। हम सिंपली ये भी बोल सकते थे द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, बट हमने बोला हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। इससे जो है हमारी फीलिंग का पता चल रहा है कि हम कितने सरप्राइज हैं, है ना, कितने शॉक हैं। तो इस चीज को दिखाने के लिए जब हम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में जो चेंज करते हैं और जो स्ट्रक्चर हम बनाकर बोलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। कई बार हम इंटरजेक्शन की भी हेल्प से इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे हुर्रे वी हैव वोन द मैच, तो सिंपल सेंटेंस था वी हैव वोन द मैच, हमने मैच जीत लिया, बट अपनी फीलिंग को दिखाने के लिए एक इंटरजेक्शन लगा लिया हुर्रे, तो इसकी वजह से ये सेंटेंस बन गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि हर बार ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो ही, हम फुल स्टॉप से भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को खत्म कर सकते हैं। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के आखिरी में एक्सक्लेमेशन वाला मार्क हो, आप फुल स्टॉप भी यूज कर सकते हो। तो ये 2-3 बातें थी। देखो आपने यहाँ पे ब्रेवो इंटरजेक्शन यूज किया है ना, अलास आपका इंटरजेक्शन है,
ओ भी आपका सरप्राइज दिखाने के लिए एक वर्ड है जिसमें आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बनाते टाइम यूज करते हो। तो ये कुल मिला जुला के सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जांपल हैं और इनके थ्रू आप समझ गए होंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं और कैसे उनको लिखा जाता है। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसी को बना लेते हैं, दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब इनके नरेशन को चेंज करते टाइम हमें उस क्वेश्चन से उस फीलिंग को समझना होगा कि किस फीलिंग की बात हो रही है। अब ये तो पक्का है अगर वो मैच जीते हैं तो वो खुश होंगे, तो इसके लिए हमेशा आप यूज करोगे जॉय। दे एक्सक्लेम विथ जॉय, क्योंकि हुर्रे जो वर्ड है, जैसे ये अलास है तो ये आपके सौरव को दिखा रहा है, हुर्रे जो है ये आपके जॉय को दिखा रहा है। तो जो भी वर्ड होगा, जो भी इंटरजेक्शन होगा, उस इंटरजेक्शन की हेल्प से हम उस समय उस वाक्य में जो फीलिंग होगी उस फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उस फीलिंग के हिसाब से उसके नरेशन को चेंज करेंगे। जैसे दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो बनाएंगे दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्लियर है? या लिख सकते हो दे एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, दोनों लिख सकते हो, दे एक्सक्लेम विथ जॉय या दे एक्सक्लेम जॉयफुली, या फिर केवल दे एक्सक्लेम करके भी बता सकते थे, बट ज्यादा बेहतर ये होगा कि दे एक्सक्लेम विथ जॉय। उन्होंने खुशी के साथ बताया दैट, और कनेक्टर अब की बार दैट यूज किया। देखो इससे पहले असर्टिव में भी हमने दैट यूज किया था, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर यूज किया था या कई बार इंट्रोगेटिव वर्ड, और इंपेरेटिव में हमने नॉन फाइनाइट में चेंज किया था। यहां पे वापस से कनेक्टर दैट यूज करेंगे क्योंकि ये पूरी पूरी क्लॉज बन जाएगी। और जो असर्टिव के रूल होते हैं बिल्कुल वैसे ही, दैट प्रोनाउन चेंज होंगे, वी है तो दे हो जाएगा, दे के हिसाब से दे हैड वोन द मैच। आगे बात समझ में देखो, दे एक्सक्लेम विथ जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। द डिवोटी सेड अलास हिज गुरु इज डेड, मतलब जो भक्त है उसने बोला हाय मेरे गुरु, जो उसके गुरु जो है वो मर गए, हिज गुरु इज डेड, अब वो नहीं रहे, हिज नो मोर। तो अब यहां पे दुख है, द डिवोटी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, है ना, दुख के साथ या सॉरोफुली। कनेक्टर लगा दो दैट और वापस से बिल्कुल वैसे ही बना दो, हिज गुरु वॉज डेड। क्लियर है? द डिवोटी सेड अलास हिज गुरु इज डेड, तो द डिवोटी एक्सक्लेम विथ सॉरो या सॉरोफुली दैट हिज गुरु वॉज डेड। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अलग था इसीलिए मैंने पहले इन दो को बता लिया। फिर ये देखो, हिज फादर सेड ब्रेवो यू हैव सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स। एक्चुअल में यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है उस बच्चे को। ठीक है, जब आपको लगेगा कि यहाँ पे अप्रिशिएशन है तो फिर वहां पे आप इसको ऐसे बनाओगे, हिज फादर praised him या appreciated him saying that, है ना। जब भी आप अगर ब्रेवो लिखा हो ना और वहां पे ब्रेवो जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, अगर आपको कंटेम्प्ट दिखाना है तो आप फाई इंटरजेक्शन का यूज कर लो, फाई है ना। और अगर आपको जॉय दिखाना है तो आप हुर्रे यूज कर लो, हिप हुर्रे यूज कर लो। अगर आपको कोई किसी को अप्रिशिएट करना है तो ब्रेवो यूज कर लो, किसी को कॉल करना है तो हेलो यूज कर लो। इस तरह के बहुत सारे इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे दुख व्यक्त करना है तो अलास यूज कर लो, अगर आप सरप्राइज हो तो ओ यूज कर लो। ठीक है, तो ये सारे इंटरजेक्शन है जिनकी हेल्प से आप अपनी फीलिंग को बताते हो। तो अगर ब्रेवो है तो एक्चुअल में आप वहां पे प्रेज कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो। तो हिज फादर अप्रिशिएटेड हिम या प्रेज्ड हिम सेइंग दैट, अब यू सेकंड पर्सन है तो इसके लिए तो ही लगाओगे, ही हैड सिक्योर्ड। अब पूरी बात ऐसे निकाल दो, है ना, डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स। अच्छा एक चीज और देखियोगे, यहाँ पे जो लिसनर स्पीकर है, जैसे हिज फादर सेड, अब उस सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। इंटरजेक्शन वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें सिर्फ यही वाला पार्ट लिखा जाएगा, हिज फादर सेड, माय फादर सेड, दे सेड, हिज गुरु सेड। क्लियर? और उसके बाद वो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए उनको लिख दिया जाएगा सीधे सीधे। तो ये भी ध्यान रखना कि इसमें ये अवॉइड किया जाता है, उस चीज को नहीं लिखा जाता है। अब अगला देखो, ही सेड ओह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, तो इसको कैसे बनाओगे? अब देखो ये सिंपल अगर बोला जाता, सिंपल सेंटेंस बोला जाता तो ये बोला जाता कि इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, है ना, या इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बट इसको कैसे बोला? क्योंकि सरप्राइज दिखाना था, इसको बहुत ज्यादा सरप्राइज दिखाना था, तो ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। अब इसको लिख दो, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब वो सरप्राइज है तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब इसको चेंज करो, एक्चुअल में ये असर्टिव बना लो इसको। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी को अगर असर्टिव बनाओगे, ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, तो ये बन जाएगा
इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब इसका नरेशन चेंज करोगे तो असर्टिव वाला बना दो, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दैट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, या फिर इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक वैसे ये वाला भी है, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, इसका मतलब वो कहना चाह रही थी शी सेड द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, बस चेंज कर लो, शी exclaimed with surprise that the rain was very beautiful। क्योंकि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है एक्चुअल में ये असर्टिव सेंटेंसेस, ये बस इनको बोलने का एक तरीका है। द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल आपने सिंपल भाषा में बोल दी, मतलब ये असर्टिव बन गया। बट आपको सरप्राइज दिखाना है, अगर आपको सरप्राइज होना है, आप सरप्राइज होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना पड़ेगा, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, है ना, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट अ शॉट, अलास हिज गुरु इज डेड। समझ में आ गई बात? तो ये एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के नरेशन थे। अभी इसको रफ करके मैं कुछ और मिसलेनियस 4-5 सेंटेंस लिखता हूं और उनके भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जो चेंज किए जाएंगे उनको भी हम सीख लेंगे और इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने क्या है कि फिर से कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और इनके नरेशन को हम चेंज करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल, और दूसरा है शी सेड मे गॉड ब्लेस यू। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं जब भी आप किसी को विश, प्रे या कर्स्ड यानी कि किसी को शाप, अभिशाप या फिर किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। जैसे पहला वाला सेंटेंस है मे यू ऑल गो टू हेल, तो ये भी देखो आपको यहाँ पे कर्स का भाव दिख रहा है, और मे गॉड ब्लेस यू तो ये आपका प्रे या विश का भाव दिख रहा है ना, प्रे या विश का भाव दिख रहा है। ठीक, तो अब इनको भी बनाते समय जैसे अभी हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किया था कि हम जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड थे उनको हटा दिए थे और एक्सक्लेमेशन साइन हटा रहे थे। इसके अलावा उनको असर्टिव में कर रहे थे और असर्टिव में बदलने की वजह से हमें कनेक्टर दैट यूज करना पड़ा था क्योंकि वो पूरी क्लॉज बन रही थी। आपने पहला वाला पार्ट देख रखा होगा तो वहां पे आपने देख रखा होगा कि नरेशन जो सबसे पहला वाला पार्ट था वहां पे हमने असर्टिव सेंटेंसेस के जब नरेशन चेंज किए थे तो वहां कनेक्टर दैट लगा के वो सेंटेंस के टेंस को चेंज कर देते थे। ठीक, ऐसे ही अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब हम कर रहे थे और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो उनमें हम उन क्वेश्चंस को क्या किए कि हमने जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं उनको ड्रॉप कर दिया, या फिर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जैसे व्हाट अ शॉट या व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, तो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, है ना। तो एक्चुअल में वो बोलना वही चाह रहे थे बट उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बोलने की वजह से वो बन गया था व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। तो वहां पे उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया और असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने की वजह से वहां पे कनेक्टर दैट लगा दिया। यहाँ पे भी एक्चुअल में इस सेंटेंस को हम असर्टिव में ले आएंगे और असर्टिव में लाने की वजह से हम कनेक्टर दैट यूज करेंगे। लिखा जाएगा द हर्मिट cursed that। अब देखो ये यू किसके लिए बोला जा रहा है, या मतलब सामने वाला लिसनर तो पता नहीं है, हम सब भी हो सकते हैं या फिर किसी और के लिए भी, तो या तो यहाँ वी यूज करो या तो दे यूज करो, क्योंकि यहाँ ऑल लिखा है तो मतलब बहुत सारे लोग होंगे। अगर अपने लिए अज्यूम कर रहे हो तो वी यूज कर लो, वी ऑल माइट गो टू हेल्प। तो देखो ये बन गया असर्टिव वाक्य, ये कनेक्टर दैट और ये ऐसे बन गया। ठीक है, इस तरह से भी है she prayed that God might bless। अब आप यू किसी को भी अज्यूम कर लो, मान लो कोई और है तो हिम लिख दो, मे दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, बिल्कुल असर्टिव बन गया और ये दैट कनेक्टर लगा लिया। अभी देखो तीन जो सेंटेंस है वो थोड़े डिफरेंट है, जैसे थैंक यू आ गया, है ना, या फिर गुड बाय आ गया, या गुड मॉर्निंग अंकल, इस तरह के सेंटेंसेस आए तो उनको कैसे चेंज करोगे। ही सेड थैंक यू मीन्स ही थैंक्ड मी, या हिम कुछ भी यूज कर सकते हो। सिंपली ही सेड थैंक यू का मतलब उसने मुझे धन्यवाद किया, है ना, उसने मुझे धन्यवाद दिया तो ही थैंक्ड मी। अब ये जो गुड बाय है, गुड मॉर्निंग है, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड बाय, एक्चुअल में एक बिड वर्ड होता है। बिड का मतलब एक तो होता है बोली लगाना, एक होता है कोई चीज अटेम्प्ट करना, प्रयास आपका, तो वो आपका बिड होता है। इसके अलावा बिड गुड मॉर्निंग, बिड फेयरवेल, बिड गुड बाय, ये सब आप यूज करते हो। ठीक, तो इसकी वजह से यहाँ पे बिड से अगर इसको बनाओगे तो बिड की फॉर्म होती है बिड बेड बिडेड, तो इसको लिख सकते हो ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय, बन गया ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। राम सेड गुड मॉर्निंग अंकल, तो देखो जब भी आप गुड मॉर्निंग बोलते हो तो या तो बेड से बना लो, राम बेड हिज अंकल गुड मॉर्निंग, या फिर
राम ग्रीटेड हिज अंकल, क्योंकि गुड मॉर्निंग जैसे ग्रीट करने का मतलब होता है किसी को हेलो बोलना, जब आप किसी से मिलते हो तो हेलो गुड मॉर्निंग ये सब बोलना। तो ये दोनों तरीके से बना सकते थे, एक तो राम बेड हिज अंकल गुड मॉर्निंग, ठीक है, एक तरीका ये था, और एक दूसरा तरीका ये था राम ग्रीटेड हिज अंकल बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये ऐसा करके आप इसको बना सकते थे। क्लियर हो गया सभी को? एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और कुछ मिसलेनियस 2-3 सेंटेंसेस को देखा। इसके अलावा 1-2 वीडियो और हम कवर करेंगे, या एक वीडियो में ही कवर हो जाएगा। कुछ और मिसलेनियस सेंटेंसेस जो अच्छे सेंटेंसेस होंगे उनके नरेशन को चेंज करना। और आप अभी तक के लिए भी मान सकते हो कि हमने नरेशन जो है इस चैनल पे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इन वीडियोस से नरेशन सीखने को मिल रहा हो, अगर ये प्लेलिस्ट हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को, जो नरेशन वाली प्लेलिस्ट है, प्लीज आप सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो भी लोग, जिन लोगों को भी जरूरत हो नरेशन सीखने की, उन लोगों तक आपको लगता हो कि इनको नरेशन सीखना चाहिए या इनको जरूरत है नरेशन सीखने के लिए, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। सिर्फ इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।